ठीक है, तो हम लोग एमओटी पढ़ रहे थे, राइट? हम लोग एमओटी पढ़ रहे थे, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना? अब हमें मतलब मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि एमओटी का मतलब है ही क्या, कि दिस इज अ न्यू थ्योरी जो किस बेसिस पे काम करती है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ऐसा नहीं केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू एमओटी। बट वीवीटी वीएससीपीआर आज तक उसी बात को मानते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो अपना एमओटी है, एमओटी ये बोलता है कि नहीं, अच्छा, एमओटी इज अ वेरी लेटेस्ट थ्योरी ना, दिस इज ओनली मतलब इसका जो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट अपने सिलेबस में है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने का जरूरत है नहीं, मतलब वैसे तो ना एमओटी लाइक बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है ना। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शंस को इन्हीं के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। मैं तुम्हें क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो बताऊं। क्या होता है ना, एमओटी जो हम लोगों ने कल एनर्जी का ऑर्डर लिखा है ना, एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ना, हर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एवरी मॉलिक्यूल अपना एक एनर्जी लेवल आता है। जैसे याद है कल वाले क्लास में मैंने लेस देन 14 और मोर देन 14 का कराया था ना, सिग्मा टू एस स्टार ऐसा कुछ कराया था ना। तो मैंने पता है इजीली तुम लोग को लिखवा दिया कि यार ये लेस देन 14 के लिए है या मोर देन 14 के लिए। अभी मैं उस पर और थोड़ा बात करूंगा ना, ये मोर देन 14 के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में बात अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था जो मोर देन 14 वाला है उसकी भी लिमिटेशन है कि मोर देन 14 बट लेस देन 24, यहीं तक वो काम करता है ना। बट एक्चुअल बात ये है ना कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग एनर्जी लेवल आता है, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक एनर्जी लेवल आता है। अब हमारी किस्मत इतनी सही है ना कि हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनका एनर्जी लेवल सेम है। जैसे कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ अगर एक बात, मान लो तुम्हारी क्लास में 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ठीक है, और तुमने एक एग्जाम दिया जो 100 मार्क्स का है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बच्चे का अपना एक अलग इंडिविजुअल मार्क होगा। 1 से लेके जो 50 स्टूडेंट हैं सबका अपना एक इंडिविजुअल मार्क होगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट 1 का मार्क स्टूडेंट 2 को अलॉट हो जाएगा या 2 का मार्क स्टूडेंट नंबर 50 को अलॉट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग मार्क होगा। बट बाई चांस ऐसा हो सकता है क्लास में कि कुछ 5 से 6 बच्चों के मार्क्स ना सेम आ जाए। सेम का मतलब क्या है, जो उनको मार्क्स मिला है वही बाकी 4-5 बच्चों को भी मिला है मार्क्स, बट सबका अभी भी मार्क्स इंडिविजुअली अलग अलग है। बट ऐसा तो बहुत रेयर ही होगा कि 50 के 50 बच्चों का मार्क्स सेम आ जाए, रेयर और रेयरेस्ट ही होगा ऐसा तो ना। सिमिलरली मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पास, मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग एनर्जी लेवल आता है, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग एनर्जी लेवल आता है ना। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम टाइप का है, सेम एनर्जी ऑर्डर फॉलो करता है जो हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है तो हमें उसका अलग अलग एनर्जी लेवल देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एमओटी इज बिट डिफिकल्ट। अब यार ये 4 बिलियन कंपाउंड है तुम्हारे पास, सबका एनर्जी लेवल थोड़ी याद करते बैठोगे, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ना। 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और एक होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। 2 टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। अच्छा, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि जो 2 एटम है ना, the 2 atoms are same, if the 2 atoms are same उसको हम लोग बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। और हेट्रो किसको बोलते हैं, इफ द 2 atoms are different, 2 atoms are different ना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, अगर मैं होमोन्यूक्लियर की बात करूँ ना, जैसे देखो तो N2 में 2 एटम है, नाइट्रोजन के दोनों एटम है, दोनों एटम सेम है, O2 C2 ना।
H2, एक एक्सेट्रा, इनको हम लोग बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो मतलब एक, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, जिनमें एक जैसा न्यूक्लियस हो। एक जैसा न्यूक्लियस का मतलब क्या है? एटम ही सेम हो गया। और हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब जिसमें दोनों एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो। एग्जांपल CO ले लो, NO ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हमने कल एनर्जी लेवल पढ़ा था ना, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, याद है तुम लोग को? मैंने बोला भी था याद करके आने को। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, 2 पाई px, 2 पाई py, सिग्मा 2p z। और एक ऐसे बताया था सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और ये आ गया सिग्मा 2p z, 2 पाई px, 2 पाई py, 2 पाई px स्टार, 2 पाई py स्टार, सिग्मा 2p z स्टार। कुछ ऐसी बात हुई थी हम लोग की। ठीक है, ये जो है ये है लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए, और ये किसके लिए? मोर देन 14, मोर देन 14। वैसे जनरली बुक्स में ऐसे लिखा होगा मोर देन 14, बट वो लेस देन 24 तक होता है। मतलब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, वो एग्जाम वाले को भी इस फॉर्मूले का लिमिटेशन पता है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि सर अगर 40 का आ गया तो मैं क्या करूँगा। वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एनर्जी लेवल हम लोग को नहीं पता उसका। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला अपने को पता था ना यार, ये फॉर्मूला पता है किसके लिए? ये है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए। मतलब समझ रहे हो, इतने सारे कंपाउंड हैं, उतने सारे कंपाउंड में से ये फॉर्मूला किसके लिए वैल्यूड होगा? होमोन्यूक्लियर। और होमोन्यूक्लियर में भी ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा जिनके अंदर लेस देन 24 इलेक्ट्रॉन्स हो, बस उनके अंदर ये फॉर्मूला वैलिड है। समझो कितना छोटा सा पोर्शन हम डील कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब देखो यार क्या होना चाहिए कायदे से अपने सिलेबस में जो ना वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो अपन ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो एनर्जी का ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, जो एनर्जी का ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में किसके लिए है? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए है। अब क्या होगा, अगर तुम्हें कोई हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे, अगर तुम्हें कोई हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे, ठीक है, अगर तुम्हें कोई हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे, तो क्या होगा, हर एक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट आएगा, लेवल डिफरेंट आएगा। अब सीन क्या बनेगा कि मान लो मैं तुम्हें जनरली कोई XY मॉलिक्यूल दे दूं और मैं तुम्हें बोलूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ, तुम बोलोगे सर मैं नहीं बता सकता। क्यों? इसका एनर्जी ऑर्डर मेरे को बताया नहीं। मेरे को तो जो एनर्जी ऑर्डर तुम्हारे टीचर ने बताया है वो पहले तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, वो भी किसके लिए? लेस देन 24 के लिए। तो जैसे तुम्हें XY दिखा तो तुम बोलोगे सर ये तो हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिसका हमारे टीचर ने बताया नहीं, और अगर गलती से 24 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ना एग्जाम वाला ना तुम्हारे साथ बदमाशी करता है, वो तुम्हें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे देगा ना, तो जैसे वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तुम्हें देता है ना, जैसे मान लो तुम्हें वो NO देता है, तुम ये समझ जाना वो तुम्हें ये हिंट करने की कोशिश कर रहा है इसका एनर्जी लेवल तो इंडिविजुअल है, मतलब इसका अपना एक अलग एनर्जी लेवल है, बट वो सेम आएगा, वो सेम मैच कर जा रहा है किससे? होमोन्यूक्लियर वाले से। जैसे मैंने भी क्लास वाला एग्जांपल दिया था ना, तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना एक अलग अलग मार्क आता है, बट ऐसा हो सकता है कि 5-6 लोगों के मार्क्स आपस में क्या हो? सेम हो। वैसे ही इस NO का इस होमोन्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं था। NO का अपना एक अलग एनर्जी लेवल है, बट इसका एनर्जी लेवल मैच कर गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से, जिसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15। जिसके पास भी 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया?
ये बात समझ में आई? अदरवाइज एनओ देखते ही मेरा आंसर क्या था, या मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, मुझे क्या पढ़ना था, मेरे को तो होमोन्यूक्लियर का पता है। बट अगर एग्जाम वाला तुम्हें एनओ दे रहा है, उसको भी ये पता है कि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुम बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक हेटेरो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल अलग अलग आता है। तो वो अगर उसके बाद भी ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हिंट करना चाहता है जो इसका एनर्जी लेवल आएगा वो किसके साथ मैच कर जाएगा, होमोन्यूक्लियर वाले के साथ। मतलब जो होमोन्यूक्लियर में 15 इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वही इस एनओ का होगा। बताओ यार, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? ये बात मैं तुम लोगों को समझा पाया? अभी एप्लीकेशन पे आता हूँ, पहले मेरे को ये बात बोलनी थी, तुम्हें ये समझ में आया क्या? क्लास में आई थिंक कुछ 15 से 16 लोग हैं, बट 1 2 3 4 5 6, केवल 6 लोगों का रिप्लाई आया मेरे को अभी। बाकी लोग सो रहे हो या रो रहे हो तो कल सीएसके हार गई? ठीक है ना। अब अपन आते हैं मेन इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, और मैं तुम्हें बताऊं हर साल कॉम्पिटिटिव में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब अगर किसी की किस्मत खराब होगी ना, उसी साल हो सकता है ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आए, नहीं तो हर बार फिक्स है क्वेश्चन आना है। और क्वेश्चन भी फिक्स ही होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन सा आएगा। उसके बाद भी अगर जो बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की। देखो कुछ चीज़ें पूछते हैं ना, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर ना। मैं धीरे धीरे कराऊंगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर ना, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से देखो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, कि हाउ मैनी बॉन्ड्स, बड़ा लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम लोग। हाउ मैनी बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, हाउ मैनी बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। एक मिनट, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोला था, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर किसको कैसे डिफाइन करते हैं कि 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे। जैसे अगर तुमको कोई बोले N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो अपने को पता है ये N और N के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, यहाँ से 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। कोई बोले O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अब तो हम लोग O2 का स्ट्रक्चर जानते हैं, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग को O2 का पता है, O2 में क्या होगा, O2 में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड। ठीक है, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली H2 देखो, H2 अपने को पता था H और H बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। समझ आ रहा है? तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं ना,
उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये जो एमओटी है ना, एमओटी अपने को ये बताएगा कि दो लोगों के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है ना। जैसे कि अगर तुमको कोई बोले O2 माइनस टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ये तुम्हें बताएगा एमओटी। इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तुम्हें आंसर मिलेंगे। अभी करके देखते हैं। उसके पहले ध्यान से सुनो। इफ, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हाउ मेनी बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। कूल है। अभी जो सिचुएशन इज ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ना, if a molecule exists, we are much sure कि bond order will be a positive number, bond order होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव में ना बेटा क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, अब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। समझा रहा है? फ्रैक्शन वाला याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था जब ऐसा कुछ रेजोनेंस वाला बता रहा था मैं तुम लोगों को, जब मैंने रेजोनेंस तुम लोगों को पढ़ाया था तब बताया था ना। वैसे तो देखा जाए, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर तुम लोग को नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, भूल जाते हो तुम लोग। जैसे मान लो बॉन्ड, हम लोगों को क्या लगता है, दो एटम के बीच बॉन्ड या तो एक बनेगा या तो दो बनेगा या तो तीन बनेगा, बट कई बार होता है बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 1.5 बॉन्ड ऑर्डर ना। अब उसका मतलब क्या होता है ना, तो जैसे याद है तुम लोगों को ऐसा कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये एक मॉलिक्यूल है बट ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये तीन जगह ज्यादा है, एक बार इसके बीच में है, एक बार इसके बीच में है और एक बार इसके बीच में है। तो अगर हम लोग इसका रियल हैबिट बनाए तो कुछ ऐसे बनता है। ये जो बॉन्ड है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बॉन्ड था तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो एक के पास कितना जाएगा 0.33, तो हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं। तो एक CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक बॉन्ड तो पहले से है ही है और प्लस एक पाई बॉन्ड वाला 0.33, कितना है ये 1.33। ये समझ में आ गया तुम लोगों को जो मैंने अभी बोला बॉन्ड ऑर्डर। ये मैंने रेजोनेंस तुम लोगों को पढ़ाया है, हैव आई टॉट यू? रेजोनेंस मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, मेरे को तो ऐसे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है, तुम बताओ। मैंने तुम लोग को रेजोनेंस पढ़ाया है क्या? हाँ ना, यस नो? अच्छा रेजोनेंस नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो काम करते हैं ना, फिर इसको यहाँ रुक के पहले रेजोनेंस पढ़ लेते हैं यार, बाद में ही पढ़े। चलो एक काम करो, रेजोनेंस हम एमओटी खत्म करने के बाद पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर यार टॉपिक फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए ऐसे मानो, मेरी बात ये मानो कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। अभी के लिए इतना एज्यूम कर लो, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस ही पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ना है अपने को यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो भी सकता है, ये मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, कल की क्लास में पूरी फील आ जाएगी आधे घंटे के अंदर, ठीक है। बट ना, तो अभी के लिए तुम मान रहे हो क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इंटीजर वाला तो अपने को पता ही यार, 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर आते ही हैं ना। फ्रैक्शन वाला जो है, फ्रैक्शन वाला जो चीज है, वो कल की क्लास में मैं रेजोनेंस फिर से अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ अ मॉलिक्यूल
does not exist, if a molecule does not exist, that means its bond order will be negative ना. इफ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, अगर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है. इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? निगेटिव. निगेटिव का मतलब बॉन्ड बन ही नहीं रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, एमओटी का क्या फायदा है? अगर मेरे को कोई रैंडम मॉलिक्यूल दे देना और मेरे को ये बताना हो कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा. और बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना है. अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया दैट मीन द बॉन्ड विल नॉट एग्जिस्ट, द मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर तुम्हें कल की क्लास याद हो तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, बताया था कल मैंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर, मैंने कल बता रखा था तुम्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला होता है क्या? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम दो लोगों ये बता सकते हैं कि दो लोगों के बीच कितने बॉन्ड हैं. ए, दूसरा हम ये बता सकते हैं कि वो लोग एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, दे विल एग्जिस्ट और नॉट. बताओ तक समझ में आया तुम लोगों को? जितनी बात की उतनी समझ में आई, क्योंकि इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं. यहां तक की बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है ना. चलो एक काम करते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा. वी ऑल नो कि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो तो 3 आएगा, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर ही पता है इसका. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना. तो चलो तुम सब लोग को एनर्जी लेवल याद है, ग्रेटर देन 14, लेस देन इक्वल टू 14 का. नाइट्रोजन के अंदर N2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक नाइट्रोजन के पास 7, दो नाइट्रोजन के पास 7 + 7 कितने हो जाएंगे? इट विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाला. एक बार सभी लोग 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो और फिर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल के देखो आंसर 3 आ रहा है क्या. स्टार्ट. ठीक है, फॉर्मूले से आंसर आ गया. ध्रुव का तो आ गया, बाकी लोग देख लो. ठीक है, मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए ना. पहले बात तो लेस देन इक्वल टू 14 वाला फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1s
सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। स्टार वाला होता है एंटी बॉन्डिंग, और जो स्टार वाला नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। ठीक है, फिर क्या है 2 पाई पी एक्स, 2 पाई पी वाई। ठीक है, और क्या है यहाँ पे सिग्मा 2p जेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास 14 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14। क्यों? ठीक है, अब मैं जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं उनको रेड कलर से सर्कल कर देता हूं। देखो ये तो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ना। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। लेट अस अप्लाई द बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर को मैं बीओ लिख देता हूं ना, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। अब देखो तो बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। 1, देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं भाई 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो कितना आएगा ये 6/2 आ गया क्या 3। समझ में आया तुम लोगों को? बोलो समझ में आया? इस कहानी में अगर किसी को कोई दिक्कत है, इस कहानी में कोई कैरेक्टर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो बताओ। कूल है, ठीक है। अगला देखो, अब तुम ही लोग करो फिर अगला भी। ना इजी सा टॉपिक है बट हर बार एग्जाम में आता है ना। अच्छा मैं ना उसके पहले तुम लोगों को एक बात बताऊं। कल मैंने तुम लोग बोला था ना, ये बात सुनो ध्यान से, अभी तुम्हें फॉर्मूले से क्लियर भी होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, ये बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, राइट, ये बोला था मैंने। और एंटी बॉन्डिंग वाले जो है, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दे डोंट फेवर। ऐसे कुछ बात हमारी कल हुई थी। देखो फॉर्मूले से भी वो बात अभी आ रही समझ में। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी और ये वाली वैल्यू कम होनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो वो बॉन्ड ऑर्डर को निगेटिव करेगा। सिंपल मैथ्स बोल रहा हूँ, अगर ये वाली वैल्यू जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से, अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई तो बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव होगा। और जिसको मैं येलो कलर से सर्कल कर रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। समझे नहीं समझे? जैसे कि एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लो नंबर 10 ले लिया हमने इसके लिए ना। अब जैसे जैसे देखो तो मान लो अगर एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 5। अब बढ़ाते जाओ, अगर 1 है तो कितनी आएगी 4.5। 2 अगर तुमने किया वैल्यू कितनी आ रही है 4। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मान लो तुमने 10 कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अगर तुमने 11 कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया -0.5। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे तुम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू घटते जा रही है और एक टाइम पे आने के बाद वो निगेटिव या 0, अगर 0 या निगेटिव आ गया इसका मतलब वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इट मीन इट विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर वही किसी ने ये वाली वैल्यू बढ़ाई बॉन्डिंग वाली तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल आराम से एग्जिस्ट करेगा। तो जो कल वाली अपनी बात थी देखो इस फॉर्मूले से प्रूफ हो रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेवर्स द बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला दे डोंट फेवर। ठीक है, ओके। अब देखो तो अब तुम लोग मेरे एग्जाम्पल में एक और कर दो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तुम मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताओगे O2 का और अकॉर्डिंग टू द एमओटी का फॉर्मूला लगाओगे और फिर बताओगे बॉन्ड ऑर्डर मेरे को O2 का। चलो O2 नहीं तो मेरे को O2 माइनस बताओ, नहीं तुम चीटिंग कर लोगे। O2 माइनस का मेरे को बताओ बॉन्ड ऑर्डर।
O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे को। यू हैव 1 मिनट 60 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास, फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। अभी थोड़ी मेहनत कर लो, बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा। नहीं यार 6 कैसे आएगा भार्गव? फॉर्मूला लगाया तुमने? आई डोंट थिंक तुमने फॉर्मूला लगाया है। हाँ प्रिंस का कुछ सही लग रहा है मेरे को। हाँ प्रिंस का मेरे को सही लग रहा है कुछ। हाँ बढ़िया बढ़िया, सही है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर लें हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। यहीं पे चेंज आया था, सिग्मा 2pz 2 पाई px 2 पाई py 2 पाई px स्टार 2 पाई py स्टार सिग्मा 2pz स्टार। ये है मोर देन 14 के लिए। ये बात हो गई थी हमारी। अब O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले O2 में इलेक्ट्रॉन देख लो। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इंटू 2 कितने होते हैं? 16। और एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर लो, कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ऐसे कभी जैसे मान लो कल कोई बोले N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम सबसे पहले N2 में निकाल लो। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7 इंटू 2 कितना हुआ? 14। और एक माइनस है तो +1 कर दो, कितना आ जाएगा? 15। वैसे O2 माइनस में कितना आ गया? 17 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब भरना स्टार्ट करते हैं। 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का। हाफ ना, पहले बॉन्डिंग वाला काउंट कर लें। बॉन्डिंग वाले को मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर देता हूँ या टिक कर देता हूँ। देखो ये बॉन्डिंग वाले हैं, ये लोग बॉन्डिंग वाले हैं ना। तो टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 6 8 10 माइनस। एंटी बॉन्डिंग वाले को मैं रेड कलर से सर्कल करता हूँ। देखो ये है एंटी बॉन्डिंग वाले, कितने हैं यहाँ से? 2 4 5 6। अच्छा 17 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने गलती की ना यहाँ पे, सॉरी। एक यहाँ पे और कर लो। अब कितने आ गए टोटल? 7। कितना है? हाफ इंटू 3 कितना आ गया? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? 1.5। क्यों? सही बोला क्या मैंने? ठीक है। अब अगला O2 2 माइनस का, अगला तुम मेरे को बताओगे O2 2 माइनस का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ गए। परफेक्ट ना, अब लगता है तुम लोग समझ गए।
ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया ना। अब मैं इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देना चाहिए। लेट अस चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब तुम्हें को ये बताओ, क्वेश्चन ये है मेरा, He2 will exist or not, will exist or not, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? विल एग्जिस्ट और नॉट, तुम क्या करोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या निगेटिव आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या निगेटिव आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ना? अब फटाफट बताओ। बढ़िया, ये वही ना बात। अब तुमने हीलियम का देखा होगा, हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। लेस देन 14 वाला फॉर्मूला लगा दें, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s। बढ़िया यार, सिग्मा 2s स्टार। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 ना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 2 - 2 ना 0। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो यार, ठीक है। चलो, अब इतना तुमने कर दिया, तो अब ये बताओ, Li2 will exist or not? Li2 will exist or not? अगर एग्जिस्ट करता है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बताओगे। पार्ट ए, पार्ट बी। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर बता दो, क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3। तो Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार एंड सो ऑन। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? हाफ। ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2। 4 - 2 2, 2 × 1/2 कितना आ गया? 1। तो यस, इट विल एग्जिस्ट। यस ना, यस इट विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा ये। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। क्यों भाइयों और बहनों? मजा आ रहा है? ठीक है, अब अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन था सिंपल बॉन्ड ऑर्डर बताना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन था हमारा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो ना, हम लोग ये बात करेंगे स्टेबिलिटी ना, स्टेबिलिटी। चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है बॉन्ड लेंथ ना। तो हम लोग पहले बॉन्ड लेंथ करेंगे, फिर स्टेबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, पहले बॉन्ड लेंथ करेंगे, फिर स्टेबिलिटी पे आएंगे। ध्यान से सुनो, देखो तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने बताया था ना कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा साइज उतनी छोटी होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इम्प्लाइज
स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज। अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ मैं 3 कार्बन कार्बन एटम बना रहा हूं, इसमें ये बॉन्ड है, तो इसमें बताओ किस कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा और किस में सबसे छोटा होगा। तुम क्या बोलोगे, ये वाला जो कार्बन तुम्हें पहला कार्बन दिख रहा है इसके अंदर केवल एक बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। इसके अंदर कितने, 3 बॉन्ड है। तो इसके अंदर अगर 3 बॉन्ड है तो सबसे स्ट्रांग तो यही हुआ, और इसके अंदर केवल एक ही बॉन्ड। इसके अंदर देखो, कंफ्यूज मत करना कि तुम मेरे बोला सर सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। यस, सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई वीकर होता है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा तो है ही है, प्लस एक पाई भी है, और यहाँ पे एक सिग्मा तो है ही है, 2 पाई बॉन्ड है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये होगा। अगर तुमसे कोई ये बोले कि यहाँ पे ये वाला सिग्मा है, ये वाला पाई है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है, तुम बोलोगे तो सिग्मा है, और वीकर कौन है, पाई वाला। लेकिन अगर तीनों में तुम्हें अलग अलग कंपेयर करना है तो तुम तो नंबर ऑफ बॉन्ड देखोगे। अब इसमें देखो तो क्या है, एक सिग्मा 0 पाई, इसमें सिग्मा तो है ही है, उसके एडिशन में कौन है, पाई। इसमें सिग्मा तो है ही, एडिशन में 2 पाई है। ठीक है। अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, साइज मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या कम ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ना, ये पहली बात। और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऑर्डर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेंथ उतनी ही बॉन्ड की क्या होगी, कम। पहली बात। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे। तो अब मैं अगर एक लाइन में इसको लिखने की कोशिश करूं, इन सिंगल लाइन, इफ आई वांट टू राइट इन अ सिंगल लाइन, आई मे राइट बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond strength, directly proportional to bond strength and inversely proportional to bond length, inversely proportional to bond length। बताइए भाई और बहनों, ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये कहानी समझ में आई, हाँ ना, यस नो। ओके, कूल है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फटाफट, तो अगर समझ में आई गई तो। अगर ये बात सबको समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है ना, तीनों एक में करा दूंगा मेरा। क्वेश्चन क्या है, Li2 माइनस Li2 प्लस। ये एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, और जहाँ तक मेरे को लगता है नीट में भी आया हुआ है। ये Li2 माइनस Li2 प्लस है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हें मेरे को इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और कौन सा, वो किसका ऑर्डर होगा, 3 ऑर्डर में दे रहा हूँ। पहला बॉन्ड ऑर्डर का, दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और तीसरा बॉन्ड लेंथ का। स्टार्ट हो जाओ फटाफट। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, तीनों आंसर आ जाएंगे तो तीनों इकट्ठे रिप्लाई करना।
रौनक का क्वेश्चन, इस संडे केमिस्ट्री में क्या पूछोगे सर? सो रहे हो क्या रौनक? बताया था बेटा, इस संडे हम लोग पूछेंगे एमओटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्लस इसके अलावा अगर हमने कुछ कवर कर लिया तो वो भी, बट मोस्टली मेरे को लगता है मैं एमओटी ही पूछूंगा। 10 to 15 क्वेश्चन ही होंगे, तो मोस्टली मेरे को लगता है मैं एमओटी ही पूछूंगा, और थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पीछे वाला। 75% एमओटी प्लस 25% जो पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं अपन ना, देख लेते हैं हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखो। क्वेश्चन मेरा क्या था, Li2 माइनस और Li2 प्लस। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन ना। फॉर्मूला लगाते हैं तीनों के लिए अलग अलग। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। इन सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ना अब आ जाओ, फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Li2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड ऑर्डर बताओ भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ 2 प्लस 2 4 माइनस 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। इसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन ना। 1 2 3 4 5 6 7। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आएगा? हाफ ना, हाफ 2 4 4 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 3। कितना है यहाँ से? 0.5। कितना है? 0.5। अगला देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, सिग्मा 1 स्टार है, सॉरी ना, और ये 5। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो तो 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 2 कितना है? 0.5। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है यार? Li2 का। बाकी दोनों का तो क्या है? सेम। तो हम लोग लिखेंगे Li2 माइनस इज इक्वल टू Li2 प्लस। ये बात, ये जो जिन लोगों ने आंसर दिया था दोनों लोगों का आंसर गलत है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ भी कर लेते हैं हम लोग। बॉन्ड लेंथ की बात देख लो ना, बॉन्ड लेंथ। अब अगर तुम बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? ये वाला, पहला वाला। तो अगर जो बॉन्ड जितना ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग है उसकी लेंथ उतनी ही क्या होगी? कम। तो बॉन्ड अगर ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा? Li2 माइनस इज इक्वल टू Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Li2। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो सेम ही आ जाएगा। बोलो, ये बात सबको समझ में आई?
ठीक है, ओके, डन ना। तो एक काम करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट एमओटी डन हो गया। तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर सीख लिया, बॉन्ड लेंथ सीख लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ सीख लिया ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बचता है, स्टेबिलिटी। वो हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में नहीं, मैं चैप्टर नया स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा ना। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस भी बचा है ना। ठीक है, कल की क्लास अच्छे से प्लान करनी पड़ेगी। तो कल की क्लास में ये एमओटी का जो स्टेबिलिटी वाला पोर्शन है